स्टूडेंट देखो, हम सीखने जा रहे हैं होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी होता क्या है? होल्डिंग कंपनी एक्चुअली एक कंपनी दूसरे के ऊपर होल्ड करता है। जैसे ये सम देखो, एक बहुत ही छोटा सम है, छोटा सम से हम शुरू कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है और लेंदी भी है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट, आशा लिमिटेड एंड उषा लिमिटेड दोनों कंपनी का यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दिया है, दोनों कंपनी का एसेट लायबिलिटीज वगैरह देखो ये बैलेंस शीट में दे दिया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है आशा लिमिटेड परचेज 75% ऑफ शेयर ऑफ उषा लिमिटेड। एक्चुअली आशा उषा को खरीद लिया। तो नॉर्मली होल्डिंग कंपनी का रूल है कि जब सब उषा जो कंपनी है इसको कहते हैं सब्सिडरी कंपनी और आशा लिमिटेड जो है इसको कहते हैं होल्डिंग कंपनी। तो आशा लिमिटेड उषा लिमिटेड को जरूर 50% से ज्यादा शेयर्स में खरीदेगा, तभी जाके ये होल्डिंग कंपनी बन पाएगा और उषा सब्सिडरी कंपनी होगा। तो इस पर्टिकुलर सम में देखो, आशा ने उषा को 75% शेयर, मतलब उषा का 75% शेयर आशा ने खरीद लिया है। ठीक है, कितने में खरीदा है? 7 लाख। देखो यहाँ पर दिया हुआ है 7 लाख और मेरा बैलेंस शीट में भी है 7 लाख। और क्या है ना, 31 मार्च 2020 कब हुआ है ये भी देखना है। तो देखो ये जो एक्वायर किया ये डेट भी बहुत जरूरी है, 31 मार्च 2020। द ट्रेड पेबल ऑफ उषा लिमिटेड इंक्लूड्स 20,000 ड्यू टू आशा लिमिटेड। ट्रेड पेबल जो उषा लिमिटेड का है इसमें से 20,000 जो है वो आशा लिमिटेड का है, मतलब उषा लिमिटेड में जो लायबिलिटी 20,000 आशा लिमिटेड का है। ये बाद में हम देखेंगे। तो यहाँ पर पहले देखना है कि हमने कितना परसेंट शेयर उसको खरीदे, आशा उषा को 75% शेयर में खरीदे। अब देखो फॉर्मेट में आ जाते हैं हम लोग। फॉर्मेट में कैसे आएंगे? देखो ये फॉर्मेट हमने ऑलरेडी बना चुके हैं। इसमें फर्स्ट कैलकुलेशन होता है, देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी में क्या है ये देखो, यहाँ पर माइनॉरिटी है, यहाँ पर मेजोरिटी है। तो माइनॉरिटी और मेजोरिटी में क्या फर्क है? माइनॉरिटी जो गिनती में कम होता है। तो देखो यहाँ पर होल्डिंग कंपनी जो है वो उसको 75% शेयर में खरीदा, तो मेजोरिटी जो है ये मेरा 75% है ना, 75% है। है तो माइनॉरिटी का कितना होगा? वेरी सिंपल, बाकी 25%। इसको हम फ्रैक्शन में भी दिखा सकते हैं। देखो फ्रैक्शन में भी दिखा सकते हैं, जैसे ये 1/4 है, ये 3/4 है। यही हम लोग पकड़ के अच्छे से कैलकुलेशन होगा कि मेरा मेजोरिटी 3/4 है, माइनॉरिटी 1/4 है। ये क्या काम में आएगा हम बाद में बता रहे हैं। अब आते हैं, देखो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख रुपया है आशा लिमिटेड का और उषा लिमिटेड का है 2 लाख रुपया। तो देखो यहाँ लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो साल का पहले यहाँ पर हमको 2 कैलकुलेशन भी करना है, एक है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और एक है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। इसका फॉर्मेट हम दे देंगे, इसका PDF फॉर्मेट, ठीक है, उसको अच्छे से देखना। तो इसमें मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना था, ऐसा कोई सच नीचे मेरा एडजस्टमेंट नहीं दिया कि कितना ओपनिंग बैलेंस है। तो रिजर्व एंड सरप्लस हमेशा हम लोग सब्सिडरी कंपनी का देखेंगे जो कि 2 लाख है। तो हम लोग यहाँ पर 2 लाख लिखते हैं। कोई डिविडेंड वगैरह मेरा नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर भी कुछ होगा नहीं, क्योंकि साल का पहले जो है बस वही है, मतलब प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कुछ नहीं है। मेरा कोई रिवैल्यूएशन लॉस, इसका बहुत ही आइटम बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है। डेप्रिशिएट वगैरह नहीं है, डेप्रिशिएशन भी नहीं है। ऐसा बहुत सारा एडजस्टमेंट आएगा, हमने पहले से जानबूझ के यहाँ पर लिख दिए हैं क्या क्या एडजस्टमेंट आता है। अब आते हैं जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व यहाँ देखते हैं, यहाँ पर कोई जनरल रिजर्व ही नहीं था, सिर्फ एक ही चीज़ था रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब जनरल रिजर्व का पार्ट भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर मेरा कुछ भी नहीं है। तो देखो यहाँ पर देखो टोटल जो प्रॉफिट 2 लाख है, इसमें कैसे ऑटोमेटिक ये सेग्रीगेट हो गया। कैसे सेग्रीगेट हो गया? देखो माइनॉरिटी पोर्शन कितना है, मेजॉरिटी पोर्शन कितना है। तो यहाँ पर देखो फ्रैक्शन में तो हमें लिखी थी कि माइनॉरिटी था 1/4, तो माइनॉरिटी 1/4 मतलब 2 लाख का 1/4, बाकी जो बचेगा वो मेजॉरिटी है। यहाँ पर सिर्फ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, कोई पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट नहीं है।
अब चलते हैं नेक्स्ट कैलकुलेशन। तो ये कैलकुलेशन 1 हो गया। कैलकुलेशन 2, कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, जो कि हमने निकाल लिए हैं, दोनों ही निकाल लिए हैं। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट मेरा इस सब में कुछ है ही नहीं। अब चले आते कैलकुलेशंस में। कैलकुलेशन में थर्ड कैलकुलेशन है मेरा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में देखो अमाउंट इन्वेस्टेड इन सब्सिडरी कंपनी। तो बोलो कि होल्डिंग कंपनी आशा उषा के ऊपर कितना पैसा इन्वेस्ट किए, तो आशा उषा के ऊपर 7 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। तो यहाँ हम डाल देते 7 लाख। देखो यह पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट पोर्शन ऑफ होल्डिंग कंपनी, यहाँ पर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कुछ है ही नहीं, तो ये सब कुछ भी नहीं होगा मेरा, ये सब जीरो होते जाएगा। लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये भी कुछ नहीं है। सॉरी, ये गलत पॉइंट में हम बिठा दिए। सॉरी, ये गलत जगह पे बिठा दिए। अमाउंट इन्वेस्टेड इन सब्सिडरी कंपनी यहाँ होगा 7 लाख। पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, पेड अप वैल्यू शेयर्स एंड डिवेंचर, इसका मतलब देखो कि 75 आशा ने उषा का 75% शेयर खरीदा, तो उषा लिमिटेड का कितना शेयर था, 8 लाख था। तो यहाँ पर लिखे देखो पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स एंड डिवेंचर, उसका पेड अप वैल्यू कितना होगा। तो सिंपल बात है कि 75% जिसको 3/4 कहते हैं, 3/4 ऑफ 8 लाख, जो कि है 6 लाख। क्लियर कि 8 लाख का 75% और 3/4 एक्चुअली फिर से बता रहे हैं कि आशा लिमिटेड उषा के ऊपर 7 लाख पैसा इन्वेस्ट किए, 7 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, और आशा लिमिटेड का कितना शेयर होल्ड किया था, 75%, जो कि 8 लाख का 75%, क्योंकि उषा लिमिटेड के पास 8 लाख का शेयर था, तो 8 लाख का 75% और 3/4 होता है 6 लाख। उसके बाद देखो लिखा है प्लस लेस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, तो प्री एक्विजिशन यहाँ से ऑटोमेटिक यहाँ पर चला है। लेस बोनस डिविडेंड कुछ नहीं था, डिविडेंड फ्रॉम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में इस समय पर्टिकुलर कुछ नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा फॉर्मूला में गलत है, फिर से थोड़ा कर लेते हैं। दिस सारा चीज माइनस ही होगा, 7.5 लाख, तो इससे ये हम लोग माइनस करेंगे। तो देखो ये नेगेटिव आ गया। नेगेटिव क्यों आया? अगर नेगेटिव इस कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का कैलकुलेशन में अगर ये नेगेटिव आया तो होता है कैपिटल रिजर्व, और अगर पॉजिटिव होता तो गुडविल। तो इसमें क्या करेंगे, हम इस गुडविल को हटा देंगे क्योंकि ये कैपिटल रिजर्व बन गया। जब भी नेगेटिव आता है तो कैपिटल रिजर्व, पॉजिटिव आता है तो गुडविल। अब आते हैं नेक्स्ट कैलकुलेशन में, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ दी होल्डिंग कंपनी। तो चले आते हैं होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और रिजर्व एंड सरप्लस में कितना है, 4 लाख। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 4 लाख। इसका सारा फॉर्मेट को अच्छे से याद रखना पड़ेगा। एट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कुछ नहीं था, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट डिविडेंड कुछ नहीं था, तो ये 4 लाख ही मेरा बन गया। इसका कोई एडजस्टमेंट यहाँ पर है ही नहीं। नेक्स्ट आते हैं कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कुछ भी नहीं है इस सम में, तो ये पूरा जीरो ही हो गया क्योंकि एक ही पार्ट था रिजर्व एंड सरप्लस। इसके बाद आता है कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी। माइनॉरिटी में देखो टोटल सब्सिडरी कंपनी के पास 8 लाख शेयर था, फिर से बता रहे उसमें से 75% आशा खरीद दिया, तो उसका कितना अमाउंट था, देखो ये जो था 6 लाख, तो बाकी कितना बचा 2 लाख। और वी कैन से कि इसको ऐसा भी कर सकते कि 1/4 ऑफ 8 लाख, जो कि मेरा आता है 2 लाख। एट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना था और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एक्चुअली कुछ था नहीं, ये गलत लिखे। मेरा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट देखो ये जो मेरा फॉर्मेट में देखो, ये मेरा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, ये पोस्ट में कुछ था नहीं।
तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में देखो पेड अप वैल्यू कैसे आया तब 8 लाख इंटू 1/4 और ये 50,000 कहाँ से आया ना, माइनॉरिटी इंटरेस्ट देखो ऑटोमेटिक यहाँ से आ गया। जो माइनॉरिटी पोर्शन टोटल प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मेरा था 2 लाख, कोई एडजस्टमेंट था नहीं, तो उसका 50,000 आके आया 2,50,000। तो ये मेरा 6 नंबर कैलकुलेशन हो गया। तो यहाँ से लेके 1 से लेके 6 तक जो है ये मेरा वर्किंग्स है। अभी हम लोग शुरू करेंगे असली जो है वो बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट है, शेड्यूल 3 का फॉर्मेट, इसी से ही हम लोग को करना है। कैसे करेंगे अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या है शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल क्या होगा, देखो हम लोग बैलेंस शीट शुरू करने वाले हैं। तो बैलेंस शीट कैसे हम लोग करेंगे, तो बैलेंस शीट में देखो पहले शेयर कैपिटल है, तो हम लोग क्वेश्चन में चले आते हैं। क्वेश्चन में देखो कि मेरा शेयर कैपिटल आशा लिमिटेड का 10,000, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, आशा लिमिटेड का 10,000, रिजर्व एंड सरप्लस एक्चुअली 4 + 5 + 3 होता है। तो 4 में देखो और 3 में देखो मेरा कैपिटल रिजर्व था 50,000, 4 में मेरा कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व था 40,000 और मेरा जनरल रिजर्व में कुछ था नहीं। तो रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग बोल सकते हैं कितना लिख सकेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग लिखेंगे 4,50,000। अब चले आते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 6 पॉइंट में कितना है 2,50,000, तो ये हम लोग लगा देते हैं 2,50,000। बैलेंस शीट बनाने में बहुत ही ईजी है। और मेरा ट्रेड पेबल है, तो ट्रेड पेबल देखो मेरा कितना था 80,000 + 60,000, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 80,000 + 60,000। लेकिन देखो 20,000 जो था, देखो यहाँ पर पॉइंट में पढ़ो, ट्रेड पेबल ऑफ उषा लिमिटेड इंक्लूड 20,000 ड्यू टू आशा, मतलब एक दूसरे के ऊपर ये बिल इशू किया था। एक दूसरे के ऊपर कोई बिल अगर इशू करेगा तो वो दोनों कंपनी जब मर्ज हो जाता है तो उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, मतलब वो टोटली इररिलेवेंट है। इसलिए हम लोग 80,000 + 60,000 माइनस वो बिल्स पेबल का कोई काम ही नहीं है, 20,000 माइनस हो गया, ये 10 लाख होगा। तो मेरा शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट और ये, तो लायबिलिटी साइड मेरा कंप्लीट हो गया जिसका टोटल आया 18,20,000। अब आते हैं हम लोग एसेट साइड। एसेट साइड में देखो टेंजेबल जो है वो बैलेंस शीट से ही लेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर बैलेंस शीट लिख दिए। देखो ट्रेड पेबल हम लोग बैलेंस शीट से लेते हैं, इसलिए ये बैलेंस शीट से ही आता है, बाकी सब नोट से आता है, इसलिए सब नोट्स लिख दिए। शेयर कैपिटल बैलेंस शीट से आता है, ये भी बैलेंस शीट से आता है। तो ये बैलेंस शीट में कितना है, देखो मेरा टोटल फिक्स एसेट दोनों मिला के 6,50,000 है, तो यहाँ डाल देते हैं 6,50,000। और क्या है, और कुछ भी नहीं है, मेरा एक ही चीज़ है और इन्वेंट्रीज भी इस सब में नहीं है, इन्वेस्टमेंट था। देखो ये इन्वेस्टमेंट और ये 80,000 नहीं आएगा क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर किया था। आशा उषा का ऊपर कुछ करेगा या उषा आशा का ऊपर कुछ भी करेगा जो कि यहाँ पर नहीं आएगा, ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं आएगा। तो सिर्फ बाकी रह गया मेरा ट्रेड रिसीवेबल जो कि है 3,50,000 और 8,40,000। तो ये जो है ये 3,50,000 प्लस 8,40,000 फिर से बता रहा है, आशा उषा का ऊपर बिल इशू किया था तो उसके लिए बिल्स पेबल होगा, तो एक के लिए बिल रिसीवेबल भी होगा। इसलिए जो ये जो 20,000 जो है ट्रेड पेबल ऑफ उषा लिमिटेड इंक्लूड्स 20,000 ड्यू टू आशा, ये एक का बिल रिसीवेबल तो एक का बिल पेबल है। तो जब बिल्स पेबल बनाएंगे तब भी 20,000 माइनस करेंगे और जो बिल रिसीवेबल जो है ट्रेड रिसीवेबल जो है उसमें से भी हम लोग माइनस करेंगे। 3,50,000 प्लस 8,40,000 माइनस 20,000 तो कि 11,70,000 आया। तो बैलेंस शीट टोटल देखो 18,20,000 आया और देखो लायबिलिटी साइड भी 18,20,000 आया। तो ऐसे करके हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, लेकिन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से पहले ये सारा वर्किंग सबको अच्छे से करना है क्योंकि वर्किंग्स अगर गलत होगा तो मेरा बैलेंस शीट कभी टैली नहीं होगा। ठीक है, तो ये वीडियो को अच्छे से देखो। फिर से बता रहे हैं कि पहले वर्किंग्स में हम लोग को माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, जिसमें प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन का देखो अलग कॉलम हम बनाए। तो ये सब में कोई पोस्ट एक्विजिशन का कुछ था नहीं। नेक्स्ट जब एक वीडियो बनाएंगे उसमें देखेंगे कि प्री और पोस्ट में क्या फर्क है, लेकिन एक प्रिलिमिनरी सम है कि तुमको समझने के लिए ये सम करना पड़ेगा। तो ये सब अच्छे से देखो कि सारा वर्किंग्स कैसे होता है, सारा फॉर्मेट कैसे है, जैसा जैसा फॉर्मेट है वैसे ही करके हम लोग को पहले कर लेंगे और वहां पर डालते जाएंगे। उसके बाद हम लोग को बैलेंस शीट में भी फुल फॉर्मेट ही हम लोग रखेंगे। फुल फॉर्मेट में जो चीज़ है वो लिखेंगे, बाकी सब तो मेरा कुछ है ही नहीं, तो यहाँ से कुछ भी नहीं लिखेंगे, सब जीरो लिखते जाएंगे। ये सब मेरा जीरो लिखते जाएंगे, कुछ भी नहीं है मेरा।
मेरा फिक्स एसेट और ये सब में भी मेरा कुछ भी नहीं है, जीरो है, तो ये सब ऐसे ही हम लिख दिए। तो इसी तरह से हम लोग सम बना के देखेंगे। तो ये वीडियो अच्छे से देखो, होपफुली तुम लोग को समझ में आया होगा और तुम लोग छोटा छोटा सम हम होमवर्क दे रहे हैं वो कर पाओगे। थैंक यू सो मच।